भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति का मतलब होता है कि हम जब दूसरे देशों के साथ अपने संपर्क जो है वो अच्छे स्थापित कर सकें। मतलब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे हों कि जब भी कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो, तो वो हमारी मदद करने के लिए आ सकें। ठीक है, उसी को विदेश नीति कहते हैं। जैसे कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि कल को कोई मुसीबत हो तो हम उनसे मदद ले सकें। ठीक है ना? वैसे ही एक देश होता है और देशों को भी अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने पड़ते हैं ताकि उनका विकास हो सके। इसलिए जब एक देश किसी अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते स्थापित करता है, अपने संपर्क को मजबूत करता है या अपने रिश्तों को मजबूत करता है, तो उसे विदेश नीति कहा जाता है। ठीक, विदेश नीति का अर्थ मैंने यहाँ पे 3 रखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। बेहतर संबंध बनाए रखने वाली नीति को विदेश नीति कहा जाता है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या संगठन के साथ, किसी भी संगठन के साथ बेहतर संबंध बनाने वाली नीति को विदेश नीति कहते हैं। जब कोई देश अपने पड़ोसी तथा दूर के देशों के साथ संबंध रखता है, उसे और भी मजबूत बनाता है, वो आपकी विदेश नीति कहलाती है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ और अपन जो अदर कंट्री है उन्हीं के साथ सम्मान, शांति कायम करने की बात करता है, क्योंकि भारत जानता है कि उसके पड़ोसी जो मुल्क हैं, अगर उनके साथ हम शांति के साथ रहेंगे, उनको अगर हम इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, उनकी संस्कृति की अगर हम इज्जत करेंगे, तभी कल को कोई मुसीबत होगी तो पड़ोसी जो हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। और पड़ोसियों के साथ रिश्ता बनाना इसलिए भी सही रहता है, कल को कोई दुश्मनी ना हो। अगर वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए कोई भी ना अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करता, उनके साथ हमेशा अपने रिश्ते को अच्छे बनाने की कोशिश करता है। बट हो जाते हैं, जैसे कि भारत का पाकिस्तान के साथ हमने बहुत कोशिश करी बट रिश्ते अच्छे नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे? तो पहला पॉइंट आप मतलब इसमें बताओगे विदेश नीति का अर्थ। नेक्स्ट इसमें आप बताओगे नेहरू जी की भूमिका, क्योंकि इस बहुत इम्पॉर्टेंट है नेहरू जी की भूमिका। तो भारत के विदेश नीति का जनक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। उन्होंने मतलब वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने और विदेश मंत्री भी वही बने थे। ठीक है, और किस तरीके से हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो। और हमारे क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए नेहरू जी ने विदेश नीति को अपनाया और आर्थिक विकास के लिए विदेश नीति को अपनाया गया, ताकि तेज़ी से रफ्तार से हमारे देश का विकास हो सके। क्योंकि जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारे जो देश है उसको अंग्रेज़ों ने कंगाल कर दिया था। किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। बहुत सारी ज़मीन जो है वो नील की खेती की वजह से बंजर हो चुकी थी और हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत बुरी तरीके से चरमरा गई थी। तो ऐसे में हमें अपने आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हमें विदेश नीति की ज़रूरत थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अहम भूमिका इसमें अदा करी थी। अब हम आगे लिखेंगे भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत। तो इसमें पॉइंट आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील समझौता। फिर आपका आएगा लोकतंत्र का सम्मान, मानव अधिकार का सम्मान, देशों के बीच शांति स्थापित करना, देशों के साथ मित्रता को बढ़ाना, विश्व शांति के लिए प्रयास करना, साम्राज्य उपनिवेशवाद का विरोध करना। ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे आपके विदेश नीति का मूल सिद्धांत। ठीक, सबसे पहला पॉइंट आप गुटनिरपेक्ष नीति को एक्सप्लेन करोगे, जहाँ पर 7 पॉइंट है। 7 में से जो भी आपको बेहतर लगता है, जो भी आपको बेहतर आता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना, क्योंकि आपको 6 पन्ने भरने हैं तो आप देख लेना।
तो पहला है गुटनिरपेक्षता। तो इसमें क्या है कि गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, जब विश्व दो भागों में विभाजित हो रहा था तब विश्व को तीसरी दुनिया का रास्ता दिया था भारत ने। ठीक है, आपको तो पता ही होगा ना, शीत युद्ध के दौरान में क्या हो रहा था कि एक जो पार्ट है वो पूर्वी की तरफ जा रहा था, दूसरा पार्ट पश्चिमी की तरफ जा रहा था, और इस तरीके से पूरा विश्व जो है वो दो भाग में बट गया था, दो महाशक्ति में बट गया था। एक जो है पश्चिमी की तरफ जा रहा था, दूसरा सोवियत संघ की तरफ जा रहा था। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष जो है उसने विश्व को दो भागों में बचने से बचाया। तीसरा विकल्प लोगों के पास ला के दिया कि आप अमेरिका और सोवियत में ना मिलकर तीसरे रास्ते में आ जाओ, और उसको गुटनिरपेक्ष नीति कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि दोनों गुटों से दूरी बनाना और अपना विकास करना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ख़ुयामों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने आज़ाद होते ही क्या किया, उसके पास भी दो रास्ते थे, या तो वो सोवियत में मिल जाए या अमेरिका में मिल जाए, क्योंकि अमेरिका के दबाव से ही, क्योंकि जब शीत युद्ध हुआ तभी भारत आज़ाद हुआ था, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों की वजह से ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश पे दबाव पड़ा और ब्रिटिश ने भारत को आज़ाद कर दिया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पास एक ऑप्शन ही था कि वो या तो अमेरिका में मिले, सोवियत संघ में मिले, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब भारत ने तीसरा रास्ता चुना, गुटनिरपेक्ष नीति का। ठीक, और भारत जो है वो शुरू से ही विश्व शांति की तरफ रहता है। भारत हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर नीति अपनाता है। भारत जो है वो हमेशा शांति का दूत माना जाता है, ये याद रखना। आप सेकंड, पंचशील समझौता, इसके अंदर आपको लिखना है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब उसके कुछ समय बाद चाइना भी आज़ाद हुआ था। ठीक ना, तो जब चाइना आज़ाद हुआ तब भारत ने ये सोचा कि चाइना के साथ दोस्ती कर लेते हैं ताकि भारत का और भी तेज़ी से विकास हो सके, और ये हमारे पड़ोसी में ही है और इसके साथ हम अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकें। मगर उस समय जो हमारे तब नेहरू जी को बहुत सारे मंत्रियों ने एडवाइस दी थी कि चीन पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। मगर नेहरू जी ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने पंचशील समझौता चीन के साथ 1960 बोल दिया, 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया था, सिद्धांत को अपनाया था, जहाँ पर हमारी 5 बातें थी कि भारत जो है वो युद्ध से दूरी बनाएगा, मतलब गृह युद्ध से दूरी बनाएगा, शांति, मित्रता, अखंडता और एकता को बढ़ावा देगा और व्यापार करेगा। ठीक ना, ये सारी बातें कही गई थी पंचशील समझौते के अंदर। युद्ध से दूरी, मित्रता, शांति, व्यापार, संबंध स्थापित करना, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, ये पंचशील समझौता के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, चाइना के साथ हुआ था 1954 में। फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे शांतिपूर्ण की नीति। भारत जो है वो विश्व के अंदर शांति का दूत माना जाता है और वो विश्व में शांति की नीति अपनाता है। भारत कभी भी युद्ध की नीति नहीं अपनाता, बहुत जल्दी आक्रमण या आक्रोश नहीं हो जाता। ठीक है, हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है जियो और जीने दो, ये आप ब्लैक पेन से लिख देना, जियो और जीने दो की नीति हम अपनाते हैं। इसलिए कितनी बार पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, बट हमने कई बार खुद से अटैक नहीं किया है ना। और सेकेंडली, विश्वव्यापी समस्याओं के प्रति बेहतर दृष्टिकोण रखना, मतलब विश्व में इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो इसके अंदर हमारी जो विचार है या हमारा जो दृष्टि है, एकदम से ये नहीं कि रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तो हम रशिया को सपोर्ट करने चले गए, है ना। ऐसा हमारा नज़रिया नहीं है, हमारी ऐसी दृष्टिकोण नहीं है। समस्याओं के प्रति हमारे बेहतर दृष्टिकोण है और हम हमेशा युद्ध से दूरी अपनाते हैं, हम युद्ध से हमेशा दूरी बनाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं शांति की बात करते हैं। सेकेंडली,
आतंकवाद, महामारी, पर्यावरण, व्यापार नीति। भारत हमेशा चाहता है कि विश्व में आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, महामारी जैसी समस्याओं को ख़त्म किया जाए, पर्यावरण के मुद्दों पर बात हो और ऐसे व्यापार नीति हो ताकि जो पिछड़े देश हैं उनका भी विकास हो सके, क्योंकि बहुत सारे पिछड़े देश ऐसे हैं जिनका मतलब विकास नहीं हो, जैसे श्रीलंका, ठीक है ना। भारत चाहता है कि विश्व में समान व्यापार नीति अपनाई जाए ताकि हर देश का विकास हो सके। फिर है पांचवा, लोकतंत्र। भारत लोकतंत्र को समर्थन करता है, इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने लोकतंत्र की प्रणाली अपना ली थी, क्योंकि हमारे जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम भारत में लोकतंत्र को ही स्थापित करेंगे, क्योंकि हमारे भारत के अंदर पहले राजतंत्र था, फिर कुलीन तंत्र आया है। कुलीन तंत्र का मतलब होता है एक वर्ग का शासन। वो एक वर्ग कोई भी हो सकता है, जैसे ब्रिटिश एक वर्ग था जिन्होंने हम पे शासन किया। तो हमने यहाँ पर देखा कि चाहे राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र हो, तो कहीं ना कहीं प्रजा जो है वो हमेशा कष्टदायक कष्टों में आ जाती है, उनका शोषण होता है। तो हम ऐसी प्रणाली को अपनाएंगे जिसमें जनता का भला हो सके। तो हमने अपनाया लोकतंत्र, जहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों की सरकार चुनी जाती है जो लोगों के भलाई के लिए कार्य करती है। फिर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देंगे, जैसे कि म्यांमार से 40 साल तक हमने दूरी बना के रखी, क्योंकि 1990 में भारत म्यांमार की मित्रता शुरू हुई और राष्ट्रीय हित की वजह से हमने ये रिश्ता अपनाया, क्योंकि भारत उन देशों के से दूरी बना लेता है जिस देश में लोकतंत्र नहीं है। जैसे कि अभी हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में क्या है, तालिबान शासन है, बट हम वहाँ की सरकार से रिश्ता नहीं बना रहे, हम वहाँ की जनता के साथ रिश्ता बना रहे हैं, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है, मगर उस समय हम जनता को समर्थन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जो भारत है वो लोकतंत्र को सपोर्ट करता है, और अन्य जो विचारधारा है जैसे कि चीन के अंदर है साम्यवादी विचारधारा, हम उन सबको सपोर्ट नहीं करते हैं। भारत तानाशाही या ऐसे शासन का विरोध करता है जिसके द्वारा जनता का शोषण होता है। फिर नेक्स्ट में आपको लिखना है मानव अधिकार, ठीक है। मानव अधिकार में आप बताओगे कि किस तरीके से धर्म को लेकर बहुत सारे देशों में मानव अधिकारों का हनन होता है। बांग्लादेश में जैसे कि हिंदू जो हैं जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, या और भी देश हैं जहाँ पे धर्म के नाम पे या भाषा के नाम पे या संस्कृति के नाम पर उनके साथ भेदभाव होता है। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनको निशाना बनाया जाता है। रंग रूप की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, श्वेत अश्वेत, जहाँ पे श्वेत लोगों ने जो काले लोग अश्वेत हैं उनके अधिकारों का हनन किया। काफ़ी लंबे संघर्षों के बाद मानव अधिकार की बात की गई और इनको अधिकार दिए गए। इनके पास किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था, इनको स्वतंत्रता नहीं थी, अधिकारों से वंचित कर दिया था, समानता नहीं थी। तो गुटनिरपेक्ष नीति जब अपनाई गई तो गुटनिरपेक्ष नीति में मानव अधिकार की बात की गई, और दक्षिण अफ्रीका का भारत ने खुलकर सपोर्ट किया कि वहाँ पर जो अश्वेत लोग हैं उनको मानव अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। फिर है जातिवाद। श्रीलंका के अंदर जातिवाद बहुत लंबे समय से है, यहाँ जिसकी वजह से गृह युद्ध होता है। यहाँ पे दो जाति निवेश करती है, एक जाति जैसे कि श्रीलंका के अंदर दो जाति रहती है, एक है सिंगली और दूसरी है भारतीय तमिल, ठीक है ना। तो जो सिंगली है इनको ही सारे अधिकार हैं यहाँ पर, और जो भारतीय तमिल है इनके अधिकारों का हनन होता है, और ये काफ़ी लंबे समय से क्या कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और अपनी यहाँ पे क्या चल रहा है, मांग की वजह से यहाँ पे हिंसा हो रही है और मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तो भारत इसकी भी बात करता है ताकि जातिवाद को समाज से ख़त्म किया जा सके। आप इस क्वेश्चन की तैयारी करो और पॉइंट्स बनाना, अच्छे से पेपर देना, ओके। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट भी करना।